अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करूँगा बेटा वो है अक्टूबर नवंबर 2023 और बेटा वेरिएंट 22 ओ लेवल्स। बेटा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा ही आता है कि जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं और आपको उन लिस्ट में से कुछ ना कुछ चूज़ करना होता है। कहता है चूज़ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स टू आंसर दीज क्वेश्चन। यूजुअली ये क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बेटा। क्या कहता है? अमोनिया, इथेनॉल, ग्लूकोज, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फास्फोरस 5 क्लोराइड, पॉलीथीन और सोडियम ब्रोमाइड और वाटर। Each compound may be used once, more than once or not at all. Same voice, same question again. Identify the compound that is a waste gas from digestion in animal. यानी वो आप इसको काउ डंग वाली बात भी समझ सकते हो, बायोगैस की बात कर रहा है। तो मीथेन होती है बेटा। आपने सोर्सेस ऑफ मीथेन के अंदर पढ़ा था, काउ डंग भी एक पढ़ा था और आपने ये भी पढ़ा था बेटा पोल्यूशन के अंदर कि इट्स अ बायोगैस। टर्न्स ब्लू कॉपर टू क्लोराइड पिंक। बेटा टेस्ट फॉर वाटर है, इसका मतलब है ये वाटर हो गया। रिएक्ट विद इथीन अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू प्रोड्यूस इथेनॉल। अब सोचो इथीन से इथेनॉल कैसे बनता है? हाइड्रेशन से। ऑर्गेनिक हाइड्रेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ स्टीम, यानी कि अगेन यहां पे आंसर होना चाहिए वाटर। ये लिस्ट में है, ठीक है। इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये देखो है ना कि इस पूरे क्वेश्चन में आपको लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही इतनी कॉमन नॉलेज बेस्ड सवाल पूछ रहा है। फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन तो इसमें मैंने कहीं देखा नहीं, इसका मतलब है ग्लूकोज ही होगा। ये रहा क्या? तो आप बोलेंगे ग्लूकोज कंटेन्स एन आयन विद चार्ज -2। -2 का मतलब ग्रुप 6 का कोई मेंबर होगा। तो बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड के अंदर -1 चार्ज होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड में चार्ज -2 होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए -2 की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा सिंपल से 5 मार्क्स का सवाल। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। देखिए क्या बोलता है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेटल्स, ठीक है। क्रोमियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके। सोडियम इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल सही है। स्टेट 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रोमियम दैट आर डिफरेंट टू दोज ऑफ सोडियम। अच्छा फिजिकल बोल रहा है तो मतलब कहने का ये है कलर्ड कंपाउंड्स नहीं लिख सकते, दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिख सकते, केमिकल प्रॉपर्टी है। तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी लिखनी है, तो दो ही ऑप्शंस आपके पास बचे हुए बेटा। हाई मेल्टिंग पॉइंट लिख दो इसका और हाई डेंसिटी लिख दो, क्योंकि ग्रुप 1 के मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी लो होती है। तो आप यहां लिख सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। कंपेयर करना है ना ग्रुप 1 से, ग्रुप 1 के लो होते हैं। हाई डेंसिटी, ग्रुप 1 की डेंसिटी लो होती है, इवन लेस देन वाटर होती है, ठीक है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी किसकी? ट्रांजिशन एलिमेंट की, ठीक है। क्रोमियम ट्रांजिशन है। ग्रुप 1 सोडियम डेफिनेटली लो मेल्टिंग पॉइंट और लो डेंसिटी। आगे देखिए बेटा, डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन क्रोमियम एटम। देखो बेटा ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है और ये न्यूक्लियॉन नंबर है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो 24 ही हो गए, न्यूट्रॉन निकालने पड़ेंगे। 53 - 24 कर लो।
53 माइनस 24, 29 आंसर आना चाहिए बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। अच्छा आगे देखिएगा, कंस्ट्रक्ट द सिंबल इक्वेशन फॉर दिस, किसके लिए? अच्छा ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रोमियम 3 ऑक्साइड, ठीक है, रिएक्ट विद कार्बन, ओके, एंड क्लोरीन, ठीक है, टू प्रोड्यूस क्रोमियम 3 क्लोराइड, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम 3 होनी चाहिए, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कंस्ट्रक्ट द सिंबल इक्वेशन। तो बना लेते हैं, CR2O3 जब कार्बन के साथ रिएक्ट करे, जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे, तो क्रोमियम 3 क्लोराइड बना रहा है, यानी कि CrCl3 और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। भाई दो क्रोमियम है, यहां दो लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। भाई दो लगाने से यहाँ पे क्लोरीन हो गए 6, तो यहाँ 3 2 6 हो गए, बैलेंस हो गया। इधर 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ 3 लगा दो, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। कार्बन 3 हो गए, यहाँ 3 लगा दो, कार्बन भी बैलेंस हो गया। सो सिंपल, सब कुछ उसने गिवन दिया हुआ है, आपको खुद से कुछ नहीं करना था। कंप्लीट द डायग्राम इन फिगर 2.1 टू शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन देखो बेटा, सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो गई। आयन का मतलब हो गया +1 चार्ज, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n8 हो जाएगी। तो चार्ज तो +1 हो जाएगा, और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, तो पहले में 2 बना दो और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन बना दो। हो गया बेटा काम। आगे देखिएगा, पार्ट ई पे आता हूं। टेबल 2.1 shows the observation made when 4 different metals are heated in oxygen. ओके, 4 डिफरेंट मेटल है, आपने उनको ऑक्सीजन में हीट किया, ठीक है, यानी आपने उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया। आगे देखिए, मेटल है और ऑब्जर्वेशन है। जैसे आपने लेंथेनम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड रैपिडली, यानी जल्दी से कर रहा है, ऑन द सरफेस बट डज नॉट बर्न। सही है, एक लेयर बना ली, बट वो ऐसा नहीं हुआ कि वो जलने लग गया, उसमें से फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। मर्क्यूरी डज नॉट फॉर्म लेयर, इसने लेयर ही नहीं बनाई। लेंथेनम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मर्क्यूरी ने रिएक्ट ही नहीं किया, तभी तो लेयर नहीं बनी है। अच्छा, निकिल फॉर्म ऑक्साइड लेयर, इसने भी बनाई। अच्छा, ऊपर लिखा है रैपिडली और नीचे लिखा है स्लोली। देखिए फर्क देखिएगा दोनों में, ये देखें बेटा, दोनों ने ऑक्साइड लेयर बनाई है, बट ऊपर रैपिडली, बाकी आगे डज नॉट बर्न उस पर भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, बस एक फर्क है। सो मैं कह सकता हूं लेंथेनम इज मोर रिएक्टिव देन निकेल, क्योंकि वो रैपिडली रिएक्ट कर रहा है, ज्यादा रिएक्टिव। सोडियम तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बर्न्स रैपिडली। क्या बोलता है, पुट द 4 मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव तो सोडियम हो गया, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मरकरी हो गया, रिएक्ट ही नहीं किया किसी चीज के साथ, मर्क्यूरी। अब आते हैं लेंथेनम और निकेल पे। देखिए बेटा, लेंथेनम के साथ लिखा हुआ है रैपिडली, निकेल के साथ लिखा हुआ है स्लोली, तो इसका मतलब है निकेल इज लेस रिएक्टिव देन लेंथेनम। हो गया, सही है। तो सिर्फ आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के जरिए से बताना था कि क्या हो रहा है। एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन फूड कंटेनर्स, बिल्कुल हमें पता है, हमने यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम में ये चीजें अच्छी तरह पढ़ी हैं। ओवरहेड इलेक्ट्रिकल केबल्स में भी यूज होता है, बिल्कुल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लो डेंसिटी की वजह से। बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ये भी हमें पता है, क्योंकि ऑक्साइड लेयर बन जाती है अराउंड एल्यूमिनियम। एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन। सही है, because of its oxide protective layer which avoid
contact of aluminium, contact of aluminium with ऑक्सीजन लिख लो, मॉइस्चर लिख लो, वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे आओ। तो लेयर बनती है, प्रोटेक्टिव लेयर कहलाती है। आपको ये वाली बातें हमने रस्टिंग में समझाई थी। स्टेट 2 अदर रीजन व्हाई एल्यूमिनियम यूज्ड एज ओवरहेड इलेक्ट्रिकल केबल। मेटल है ना बेटा, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहला मेन रीजन हो गया। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी पहली बात। दूसरी बात बेटा, लो डेंसिटी लिख लो। अच्छा, बहुत आसान सवाल है इस दफा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए बेटा। कहता है आई स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रिएक्शन ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एक्सेस। ठीक है, यानी आपने सरफेस एरिया बड़ा रखा हुआ, लार्ज पीसेस का मतलब ये हो गया ना। तो और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एडिंग स्टेट सिंबल्स डालने इसमें। तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन होगा, वाटर लिक्विड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो मतलब सिर्फ 3 स्टेट सिंबल लिखने के आपको 2 मार्क्स दे रहा है, बहुत इजी मार्क्स। shows 3.1 shows the volume of carbon dioxide gas release as the reaction proceed। ठीक है, आगे देखें, reduce the volume of carbon dioxide, volume of carbon dioxide released after 40 seconds। बेटा ये रहा 40। मैं अगर एक लाइन यूं खींचूं, ये देखिएगा ये हो गई, और इसको मैं y एक्सिस पर इंटरसेप्ट करा देता हूं ऐसे। हो गया, डन। तो ये 30 और 40, यानी अगर 10 बॉक्सेस 10 हैं तो एक बॉक्सेस एक हो गया, तो मतलब ये हो जाएगा 31 32 30 34 बेटा। ठीक है, 34 हो गया। दैट्स इट। आई स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेम मास ऑफ स्मॉलर पीसेस। अब देखो, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मुझे एक बात बताओ, शुरू में उसने कहा था लार्ज पीसेस, राइट? यही बोला था उसने। अब वो कह रहा है स्मॉलर पीसेस। मुझे बताओ, स्मॉलर पीसेस का मतलब सरफेस एरिया बढ़ा दिया ना बेटा। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है सब कुछ सेम रखा गया, अमाउंट नहीं चेंज की गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट उतना ही प्रोड्यूस होगा बट रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। आगे देखो क्या बोलता है, ऑल अदर कंडीशन स्टे द सेम, ड्रॉ अ लाइन on the grid in figure 3.1 to show the volume of carbon dioxide changes when smaller pieces of calcium carbonate are used। एक और लाइन आपने बनानी है तो उसको ज़रा ज़्यादा स्टीप कर देना। दैट्स इट। मैं अगर इसे कोशिश करता हूँ बनाने की, वाह अच्छी बन गई। कैसा, ठीक है, ज़्यादा स्टीप होगी क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, फास्ट हो जाएगा। सी पे आइए। द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सुनिए, पहले कितना था, 25 था, अब कितना हो गया, 20। आपने टेम्परेचर कम कर दिया, ठीक है। ऑल अदर कंडीशन स्टे सेम, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग कोलिजन थ्योरी, वही पार्टिकल्स आपस में, इफेक्टिव कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन, हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिफर व्हेन टेम्परेचर इज दिस, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, ठीक है। अब मुझे देखो, एक आपने क्लास में क्या पढ़ा है पहले वो देखो, फिर से कंपेयर कर लो। आपने क्लास में ये पढ़ा बेटा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल इंक्रीज होती है। उससे क्या होता है, उससे इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब आप इसे रिवर्स कर दें,
अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। उससे क्या होगा, उससे इफेक्टिव कोलिजन्स कम हो जाएगी। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो हम इसमें पूरी वही बात लिखेंगे, डिक्रीज इन टेम्परेचर will decrease average kinetic energy of reactant particles hence number of effective या successive लिख लो, number of successive collision decreases, consequently rate of reaction decreases बेटा। तो बिल्कुल इंक्रीज इन टेम्परेचर के ऑपोजिट लिख दिया। आगे देखिए, अ सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पुट इनटू अ गैस रेंज, ठीक है। द एंड ऑफ द गैस रेंज इज देन ब्लॉक्ड, ठीक है, सो दैट नो गैस कैन स्केप, ठीक है। एक्सप्लेन काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या है बेसिकली, सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल बहुत दूर होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट होती है, और गैसेस के पार्टिकल्स के अंदर रैंडम मूवमेंट होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर सकते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे पर स्लाइड कर सकते हैं, जबकि गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे पर स्लाइड नहीं करते बल्कि रैंडमली पूरे कंटेनर में मूव करते रहते हैं। दैट्स इसे बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी। अब वो बेसिकली सॉलिड लिक्विड गैस को एक्सप्लेन करता है, तो आप वो साइंस में भी पढ़ते हुए आ रहे हो, तो बहुत बच्चों वाली चीज़ होती है। अब देखो क्या बोलता है, why increasing pressure in the gas range decreases the volume of the gas। अब सोचो, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल करीब करीब आएंगे, क्लोज होंगे, और क्लोज होंगे तो क्या होगा बेटा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। द टेम्परेचर स्टेज द सेम, ठीक है, मतलब सिर्फ प्रेशर बढ़ाया आपने, वॉल्यूम कम हो रहा है। क्यों पूछ रहा है, वाई, ये देखो ये लिखा हुआ है वाई, रीजन पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, तो आपने पार्टिकल्स के लिहाज से जवाब दे देना, ठीक है। गैस पार्टिकल्स आर फार अवे, hence when pressure is applied they come closer, consequently volume decreases। तो हमने पार्टिकल्स की सेंस में उसे एक्सप्लेन भी कर दिया। और बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बेटा, कहता है कॉन्संट्रेटेड एक्वस मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है, कॉन्संट्रेटेड एक्वस मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है, इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम और ग्रेफाइट क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट एट ईच इलेक्ट्रोड, ठीक है, एनोड पे क्या बनेगा। तो देखो, अगर डाइल्यूट होता तो हम कहते थे कि ऑक्सीजन या OH डिस्चार्ज होता है, और अगर कॉन्सनट्रेटेड होता है तो OH को प्रेफर नहीं करो बेटा, तो OH को प्रेफर नहीं करो तो आपके पास क्या बचेगा, आयोडाइड। अब आयोडाइड क्या करेगा बेटा, आयोडीन बनाएगा एनोड पर, आयोडीन
डीन। सही है, एनोड ऑक्सीडेशन। कैथोड पे रिडक्शन होगी, जाहिर बात है कैथोड की डिस्चार्ज कैटाइन की डिस्चार्जिंग डिपेंड करती है रिएक्टिविटी सीरीज पे। कौन पहले डिस्चार्ज होता है? लेस रिएक्टिव। तो मैग्नीशियम और एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड है ना, तो मुझे ये बताओ मैग्नीशियम को पहले डिस्चार्ज होना चाहिए या हाइड्रोजन को? लेस रिएक्टिव कौन है रिएक्टिविटी सीरीज में? एच। तो कैटाइन की डिस्चार्जिंग किस चीज पर डिपेंड करती है? रिएक्टिविटी सीरीज पे। लेस रिएक्टिव कैटाइन विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट, यानी कि हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा। तो हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। आई होप बात समझ में आ गई होगी। मोल्टिन मैग्नीशियम आयोडाइड। अब देखो जब मोल्टिन होता है इसका मतलब है दो आयन्स नहीं है। कौन से दो आयन्स नहीं है? H प्लस और OH माइनस नहीं है। अब मोल्टिन में सिर्फ दो आयन्स हैं, एक है मैग्नीशियम 2+ आयन और एक है आयोडाइड आयन, और तो कुछ है ही नहीं। अब कंपटीशन ही खत्म हो गया, एक तरफ मैग्नीशियम डिस्चार्ज होगा एक तरफ आयोडाइड। कंस्ट्रक्ट आयोनिक हाफ इक्वेशन फॉर रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड व्हेन मोल्टिन मैग्नीशियम आयोडाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। ठीक है, एनोड पे क्या होगा बेटा? दो आयोडाइड मूव करेंगे, क्यों? क्योंकि हेलोजन डायटोमिक होते हैं। I2+ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कैथोड देखो बेटा, मैग्नीशियम कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। मैग्नीशियम को आयन से एलिमेंट में कन्वर्ट करो बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर एक्वस आयोडाइड आयन, इंक्लूड ऑब्जर्वेशन। देखो बेटा हेलाइड्स को किससे पहचानते हैं? सिल्वर नाइट्रेट से। क्लोराइड होगा तो व्हाइट पीपीटी देगा, ब्रोमाइड होगा तो ऑफ वाइट या क्रीम पीपीटी देगा, और बेटा अगर आयोडाइड होगा तो क्या देगा? येलो पीपीटी देगा। तो टेस्ट क्या लिखोगे? एड एसिडिफाइड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे बेटा? येलो प्रेसिपिटेट, येलो पीपीटी फॉर्म्स। आगे देखिए क्या बोलता है, आयोडाइड आयन रिड्यूस मैंगनीज 4 ऑक्साइड, ठीक है, टू दिस। देखो यहां पे सम ऑफ द ऑल चार्जेस इज 0, ये -4 हो गया तो ये +4 हो गया। +4 से कहां जा रहा है? +2 में, इसका मतलब है रिडक्शन हो रही है। मैंगनीज +4 से +2 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और वो क्या रहा है? ये कौन कर रहा है? आयोडाइड कर रहा है। ठीक है, यही मतलब हो गया। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाउ आयोडाइड आयंस एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज। तो आयोडाइड आयन ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे ना, देखो गौर से देखो, आयोडाइड 0 से गया है और माइनस से गया 0 में, ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2। और बेटा मैंगनीज +4 से कहाँ गया? +2 में, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? 2। इसने 2 गेन किए, इसने 2 लूज किए। तो मैंगनीज को इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? आयोडाइड। इलेक्ट्रॉन देकर रिड्यूस करने वाला कौन है? आयोडाइड। तो वो यही तो आपसे पूछ रहा, तो आप क्या बोलेंगे? आयोडाइड आयन give electrons to manganese in manganese oxide to convert it from +4 oxidation state to +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। हो गया बेटा? तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बताना है कि किसने किया है। स्टेट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन, नेम ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कोई ऐसा रिएक्शन बेटा जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, आप उसे क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। ये पूछा था आपसे, तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। आगे देखें, ई फॉस्फोरस 3 आयोडाइड PI3, ठीक है।
अच्छा, इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फॉस्फोरस रिएक्ट विद आयोडीन, ठीक है, समझ में आ गई। कंप्लीट फिगर 4.1 शो द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, सही है, फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस 3 आयोडाइड शो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, फॉस्फोरस ग्रुप 5 का है, ग्रुप 5 के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और आयोडीन ग्रुप 7 का है, तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 5 वाला 3 बॉन्ड्स बनाता है, तो फॉस्फोरस ने 3 बॉन्ड बनाए हुए, तो डॉट क्रॉस और डॉट क्रॉस। अब वो कह रहा है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन शो करो, मतलब लोन पेयर भी शो करो। तो बेटा ग्रुप 5 वाला अगर 3 बॉन्ड बना ले तो एक लोन पेयर रह गया, और ग्रुप 7 वाला अगर एक बॉन्ड बना ले तो 3 लोन पेयर रह जाएंगे। तो आपको यहाँ 3 अदद लोन पेयर भी शो करने चाहिए, 3 लोन पेयर, ऐसे बेटा। आई होप बच्चों वाली चीज। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा बेटा, कहता है फिगर 5.1 शोज द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए। डिस्प्लेड का मतलब ऐसा फॉर्मूला जिसमें ईच इंडिविजुअल बॉन्ड हैव टू बी शोड, तो वो आपने शो किया उसमें। ऑन द फिगर 5.1 ड्रॉ अ सर्किल अराउंड द फंक्शनल ग्रुप दैट रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ब्रोमीन के साथ तो वही रिएक्ट करता है, उसको सर्किल करना है। तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप, आपने इसे ऐसे करके सर्किल कर देना है, सूरत सा ये ले, कैसा। और एक फंक्शनल ग्रुप इसमें और है हाइड्रोक्सिल, ठीक है, तो चेक करना चाह रहा है बच्चे हाइड्रोक्सिल पे, जाहिर बात इतना तो पता है यार, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन तो हर बच्चे को पता होगी। डिस्क्राइब, कहता है डिस्क्राइब द कलर चेंज when excess compound A is added to few drops of aqueous bromine in test tube। कलर ऑफ एक्वस ब्रोमीन, आपको याद है मैंने आपसे कहा था अगर ब्रोमीन प्योर हो, लिक्विड हो, तो रेड ब्राउन होती है, अगर ब्रोमीन एक्वस फॉर्म में हो तो ऑरेंज कलर की होती है, और अगर ब्रोमीन गैशियस फॉर्म में तो भी ब्राउन फ्यूम होते हैं, ठीक है। तो ये एक्वस ब्रोमीन बोल रहा है, तो आप इसको ऑरेंज लिखा करें, ख्याल रखिएगा छोटी छोटी बातों का। कलर आफ्टर एडिशन ऑफ कंपाउंड ए कलरलेस या डी कलराइजेस, बेटा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है ए अनसेचुरेटेड है ना, अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड ब्रोमीन रिएक्ट कर जाएगा, पता कैसे चलेगा, डीकलराइज हो जाएगी। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसे कहते हैं, द फॉर्मूला विच शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। तो बेटा इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, C4, H गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, H8, और एक ऑक्सीजन है, आंसर। आगे देखो, कंपाउंड ए इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। डिस्क्राइब मोशन सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल। देखो मोशन क्या होगा, एक दूसरे पे क्या कर रहे होंगे बेटा, स्लाइड कर रहे होंगे, दैट्स इट, वो घूम रहे होंगे। और सेपरेशन क्या होगी, करीब करीब होंगी। सॉलिड में टाइटली पैक्ड, लिक्विड में क्लोज, और गैस में फार अवे। तो सॉलिड लिक्विड गैस, आई होप आप शायद ग्रेड 6 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मोशन में क्या लिखोगे, पार्टिकल स्लाइड्स ऑन ईच अदर, घूमते रहते हैं, एक दूसरे पे स्लिप होते रहते हैं। और सेपरेशन में क्या लिखो बेटा, क्लोज टूगेदर, करीब होते हैं। टाइटली पैक्ड लिख दोगे तो सॉलिड हो जाएगा। बी 5.2 शोज स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बी, ठीक है, ये ब्यूट टू इन है बेटा, ठीक है, याद होगा आपको। कहता है कंपाउंड बी इज पॉलीमराइज, ठीक है, ड्रॉ 2 रिपीट यूनिट्स ऑफ द पॉलीमर। अब देखो इसने कहा है ड्रॉ, तो अब आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। अगर ये बोलता डिस्प्लेड तो डिस्प्लेड बनाते, स्ट्रक्चरल तो स्ट्रक्चर बनाते, वो कह रहा है ड्रॉ करो, अपनी मर्जी से बना लो, तो कुछ भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है मार्किंग से चिपक मत जाना, ठीक है। व्हेन कंपाउंड बी 2 रिपीट यूनिट बनाने, तो बेटा सी, ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के लेफ्ट राइट पे से सब कुछ हटा दो, हटा दिया। अब बता बॉन्ड पॉलीमर कैसे बनाते हैं, एक बॉन्ड हटा, 2 बॉन्ड लगा, ब्रैकेट लगा और एन लगा,
सवाल ये है कि वो 2 रिपीट यूनिट बोल रहा है, तो इस यू को दोबारा रिपीट कर दो। मैं वैसे ही थोड़ा शो मारने के लिए, शशकों के लिए इसको यूं फ्लिप करके दिखा रहा हूँ, वरना ज़रूरत नहीं है। ये हो गए 2 रिपीट यूनिट। आई होप बात समझ में आ गई होगी। डिस्क्राइब 2 इन्वायरमेंटल चैलेंजेस कॉज्ड बाय डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक। हर साल ही मुझे लगता है ये सवाल पूछता है, हर साल। तो वो बायोडिग्रेडेबल वाली बात, नॉन बायोडिग्रेडेबल वाली बात याद रखिएगा, ठीक है। प्लास्टिक्स का बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। तो वो अगर आप उसे डिस्पोज ऑफ करेंगे तो क्या होगा, पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर आप प्लास्टिक्स डिस्पोज ऑफ करेंगे तो 2 ही तरीक़ों से कर सकते हैं ना। जैसे नंबर 1, आप उन्हें जला दें, वो डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। अब मसला ये, जलाने से एक और प्रॉब्लम होगी, क्या, टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होंगी, फिर से पोल्यूटेड, वो एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ज़मीन में दफना दो। सवाल ये है कब तक दफनाओगे, एक वक्त आएगा ज़मीन ही ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है हमें कंट्रोल करना चाहिए ना प्लास्टिक्स को। ये दोनों बातें बस याद रखना, ये आपसे अक्सर पूछता है, मेरा ख्याल से तो हर साल ही पूछता है। मुझे तो हर पेपर में ही नज़र आता है ये वाला सवाल, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक के वो बताओ, सही, कॉन्सिक्वेंसेस बताओ, चैलेंजेस बताओ, एडवर्स इफेक्ट बताओ। तो पहला लिख लें बेटा, कंबशन ऑफ प्लास्टिक्स, ये पहला डिस्पोज ऑफ का वो बता रहा हूँ, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। कंबशन ऑफ प्लास्टिक्स विल प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस, चाहो लिख दो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा क्या लिखो दो बेटा, लैंड फिल साइट्स। एक वक्त आएगा ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ पर लैंड नहीं बचेगी इसके लिए कि हम कुछ कर सकें, ठीक है। आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में इस पेपर को कंप्लीट करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।